चलिए शुरू करते हैं। बताइए कि जब हम बात करते हैं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स हमने दो टाइप के पढ़े थे। एक हमने बताए सिंपल एंजाइम और दूसरे हमने बताए कॉन्जुगेटेड, और इनका दूसरा नाम था होलो एंजाइम। और मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो लिविंग बॉडी में है वो कौन से हैं? कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम्स हैं। इसमें आपको दो पार्ट याद करने हैं। एक तो इसका याद करना है आपको प्रोटीन पार्ट, और दूसरा आपको याद करना है नॉन प्रोटीन पार्ट। पढ़ाया मैंने कल आपको। प्रोटीन पार्ट को नाम देते हैं एपो एंजाइम, सही है। और इस पर प्रेजेंट होती है एक्टिव साइट्स। एनसीईआरटी सभी लाए हैं आज? बिल्कुल। और दूसरा जो है बच्चे वो है नॉन प्रोटीन पार्ट, और नॉन प्रोटीन पार्ट को नाम देते हैं कोफैक्टर। ये कल बताया मैंने आपको, है ना। और कोफैक्टर जो होता है वो प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम का एक्टिवेटर है। कोफैक्टर जो है वो प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम का एक्टिवेटर है। अगर कोफैक्टर जुड़ेगा तो एंजाइम एक्टिवेट होगा, नहीं जुड़ेगा तो वो काम करना बंद कर देगा। सही है बात या नहीं? अब कोफैक्टर के आगे हमने टाइप्स अलग अलग पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमने बताया था को एंजाइम को। किसको बताया था? को एंजाइम को। तो कोफैक्टर के तीन टाइप थे। पहले नंबर पे हमने पढ़ा है को एंजाइम्स, और हमने कहा कि को एंजाइम्स आर विटामिन्स। हुई थी ना ऐसी बात? और मैंने कहा था कि अगर इनकी बात करें हम केमिकल नेचर की, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? और दूसरा हमने कहा था कि भाई लूज बाइंड होते हैं एपो एंजाइम के साथ। लूज बाइंड होते हैं किसके साथ? एपो एंजाइम के साथ। भाई पंखा मत चलाना, दो एसी ऑलरेडी पहले तेज है। हाँ, यहाँ एसी। अच्छा, वहां डक्ट से हवा नहीं आती? फिर चला दो, फिर पीछे के चलाना। भाई जिनको पीछे ठंड लग रही है वो आगे आओ मेरे पास इधर। आजा बेटा आजा। नहीं, हो यही काम करने आया हूं मैं, क्लास में पढ़ाने थोड़ी आया हूं। आपको जब ठीक लगने लग जाए मुझे बताना, फिर मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कल भी ये बात आपको समझाई थी बच्चे, कि कम टाइम में सिलेबस ज्यादा है ना। तो आप प्लीज, टाइम पास करने तो आए नहीं है क्लास में, तो थोड़ा सा उसमें फोकस करिए, और अपनी सीट्स को ऐसे ही चूज करें कि भाई जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, समझ गए बात या नहीं? हाँ, तो बार बार नहीं, अभी एक ही बार में कर लें जो भी करना है। किसी को कुछ और प्रॉब्लम है वो भी बता दे मुझे अभी। ठीक है, अब आप बताएं कि भाई हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं यहाँ को एंजाइम्स की, तो ये लूज बाइंड है किसके साथ? तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। जैसे मैंने कहा NAD, NADP, FAD, FMN, और को एंजाइम ए। देखो एक बात याद रखना, NAD को को एंजाइम 1 और NADP को एंजाइम 2 भी याद कर सकते हैं आप। ये पीछे क्या आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा को एंजाइम 1 और को एंजाइम 2 के लिए। तो आप दुखी मत होना, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन अभी नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो NAD या NADP का पूछा जाएगा, और इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, कल बता के गया हूं। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट अगर है तो NADP, और अगर लास्ट में फॉस्फेट नहीं है तो अकेला NAD। सही है बात या नहीं? और हमने ये भी कहा है कि इनमें एक विटामिन प्रेजेंट होता है, नियासिन विटामिन। कौन सा विटामिन? तो हम कहते हैं नियासिन विटामिन कंटेनिंग कोएंजाइम। सही है बात या नहीं? तो नियासिन विटामिन कंटेनिंग कोएंजाइम कौन? NAD और NADP। मतलब नियासिन सब में नहीं है, लेकिन सबके बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन कहां काम आता है, वो फिजियोलॉजी में समझ में आ जाएगा हमें। लेकिन फुल फॉर्म हमें NAD और NADP की ही याद करनी है। दूसरा जो हमने पढ़ा था बच्चे इसमें, वो पढ़ा था मेटल एक्टिवेटर।
कौन था? और मेटल एक्टिवेटर जो हमने बताया है, तो हमने मेटल एक्टिवेटर के बारे में बताया कि भाई नेचर में कैसा है, इनऑर्गेनिक है, यस और नो। और इनऑर्गेनिक के साथ साथ ये भी हमने बताया था कि लूज बाइंड है टू एपो एंजाइम। सही है बात या नहीं? और लूज बाइंडिंग से मतलब आप समझ गए थे कि लूज बाइंडिंग का मतलब है कि भाई केवल तभी जुड़ेगा जब एंजाइम काम करेगा, जब काम, तो वो उससे हट जाएगा, किसी और के लिए काम आएगा। सही है। मेटल एक्टिवेटर में एनसीईआरटी ने जो भी हमें एग्जांपल पढ़ाया है, वो पढ़ाया है जिंक। जिंक पढ़ाया एनसीईआरटी ने कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के लिए। किसके लिए? लेकिन जिंक को आपको अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज के लिए भी याद करना है, ठीक है। और इसी में आपको याद करना है मैग्नीशियम को, Mg+2 को। ये आप याद करेंगे रुबिस्को और पेप्केज एंजाइम के लिए। फोटोसिंथेसिस में पढ़ने वाले हैं दोनों एंजाइम हम, C3C4 साइकिल के एंजाइम है रुबिस्को और पेप्केज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इनको भी आपको याद करना है। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं कि जैसे जिंक है, जिंक, इसको हमने कार्बोक्सिलेज एंजाइम के लिए भी याद करना है। लेकिन आपको ये समझना है कि भाई ये तो हमें कार्बोक्सी पेप्टाइडेज तो यही है। एनसीईआरटी पेज नंबर 159 पे देखो आप, को फैक्टर लिखे गए हैं ना, जो छोटे छोटे 5 पैराग्राफ है, उनमें से 4th पैराग्राफ देखो आप। 4th पैराग्राफ की लास्ट लाइन में एग्जांपल है कि जिंक इज एक्टिवेटर और द को फैक्टर फॉर द। सही है बात या नहीं? लेकिन 196 नंबर पेज खोलो, 196। इस 196 नंबर पेज पे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग फंक्शन है, 1 2 3 4 रोमन में। इसमें 3 नंबर फंक्शन है कि जो मिनरल्स होते हैं वो एंजाइम एक्टिवेटर का वर्क करते हैं। उसमें आपको जिंक दिखेगा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज के लिए, मैग्नीशियम दिखेगा, हाँ, रुबिस्को और पेप्केज के लिए, और यही मोलिब्डेनम भी लिखा गया है नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए। हाँ या ना? यस और नो? लेकिन मैं मोलिब्डेनम को यहां नहीं लिख रहा क्योंकि मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप में समझाऊंगा उसे आपको। ठीक है बात या नहीं? फिर आप आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि भाई जो तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप को। किसको? और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, और ये कल भी बात हुई थी हमारी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक भी है, या तो ऑर्गेनिक बोलो या फिर इनऑर्गेनिक बोलो। और ये क्या करता है? एपो एंजाइम के साथ टाइट बाइंड करता है। इसका मतलब क्या हो गया? हमेशा जुड़ा रहेगा, चाहे एंजाइम काम और चाहे, हमेशा जुड़ा रहेगा, टाइट बाइंड रहेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलेंगे? इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप बताइए, हीम ग्रुप ऑफ कैटालेस या पर ऑक्सीडेज एंजाइम, क्या बोलेंगे? कैटालेज या, ये ना कल मैं आपको बता रहा था कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्टेट। उसमें 2 एग्जांपल लिए थे मैंने, एक तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, एक कैटालेज का। H2O2 को तोड़कर H2 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है कैटालेज एंजाइम। इसी को परऑक्सीडेज भी कहा गया है एनसीईआरटी में। कैटालेज एंड परऑक्सीडेज अलग अलग एंजाइम है, काम लगभग सेम ही है। परऑक्सीसोम माइक्रोबॉडी, सेल बायोलॉजी में पढ़ोगे आप, उस माइक्रोबॉडी में पाया जाने वाला एंजाइम है कैटालेज, जिसके लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है हीम ग्रुप। कौन होता है? और हमने ये भी कहा है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक भी हो सकता है। और अब आप एनसीईआरटी पेज नंबर 159 पे आएंगे सभी बच्चे। 159 नंबर पेज पे एनसीईआरटी में देखिए कि जो को फैक्टर का सेकंड पैराग्राफ है, इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप आर। बच्चा यहां थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वो कहता है कि सर आपने कहा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, लेकिन एनसीईआरटी ने तो केवल ऑर्गेनिक लिखा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए, आपको याद दोनों ही करने हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही तरह का हो सकता है, चाहे वो क्या हो, कोएंजाइम, और चाहे वो क्या हो, अगर वो टाइटली बाउंड है तो क्या होगा? मतलब अगर आप यहां पर एग्जांपल हीम ग्रुप का पढ़ते हैं, किसका? तो हीम बिना आयरन के नहीं हो सकता। हीम होने के लिए क्या चाहिए? और आप एनसीईआरटी पेज नंबर 197 पे जाइए। 197 197 नंबर पेज पर लास्ट में आयरन लिखा हुआ है,
और आयरन में ये बात साफ साफ मेंशन है कि ये कैटालेज एंजाइम का पार्ट है, हाँ या ना? साफ साफ लाइन मेंशन है कि किसका पार्ट है, कैटालेज एंजाइम का पार्ट है। तो इसका मतलब आयरन जो है वो तो मेटल है, मतलब मिनरल है, तो वो भी पार्ट है किसका, हीम ग्रुप का। इवन जब हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि मॉलिब्डेनम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर द नाइट्रोजनेज एंजाइम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और मॉलिब्डेनम क्या है, मिनरल। तो ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है। और अगर आप 2019 से पहले मुझसे पढ़ते तो मैं केवल यहां मेंशन करता कि प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन ऑर्गेनिक है। लेकिन 2019 में नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट बी में यह लिखा गया था कि भाई, स्टेटमेंट बी बिल्कुल गलत थी, सिंपल बात गलत थी कि भाई अगर मैं प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट को जोड़ दूंगा तो मैं उसे एपो एंजाइम कहूंगा, नहीं, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट को जोड़ दूंगा तो मैं होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बोलूंगा उसे मैं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत ही थी, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में यह लिखा हुआ था कि कोएंजाइम्स और मेटल्स, कोएंजाइम्स और मेटल्स which are tightly bound to apo enzyme, which are known as, मतलब चाहे कोई कोएंजाइम हो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, और चाहे कोई मेटल मिनरल हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अगर वो किसी एंजाइम से कैसा बाइंड है तो उसे क्या बोलेंगे। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल। तो उस दिन के बाद यहां पर हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि एग्जामिनर, अब नीट में भी यही देखा गया कि ऑथेंटिसिटी पे ज्यादा जाते हैं वो लोग। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और 2019 के बाद तो लगातार देख रहे हैं वो ऑथेंटिक चीज पे ज्यादा जाते हैं, वो ऑथेंटिसिटी पे काम कर रहे हैं। और हमेशा नीट का जो एग्जाम है इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे, वो इस बात पे टिके हुए हैं कि ऑप्शन मोर करेक्ट कौन सा है। समझ रहे हैं? कई बार एक क्वेश्चन के अंदर दो दो ऑप्शन भी लगभग आंसर जैसे लगते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन आंसर हमेशा देना है कि मोर करेक्ट कौन सा है, और वो तभी हो पाएगा जब आपकी जानकारी ठीक होगी। तो नीट का एग्जाम कभी भी एक्चुअल जो करेक्ट ऑप्शन होता है उस पर टिका हुआ है ही नहीं, मोर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है उस पर टिका हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो इसलिए आपको समझना है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक गई थी। उसके बाद से मैंने भी ये पढ़ाना शुरू किया, बाकी सबने भी यही कि ऑर्गेनिक भी हो सकता है। और हालांकि पहले ये बात पता थी कि भाई हीम ग्रुप होता है और हम आयरन में पढ़ाते भी थे, लेकिन बच्चे को ये कहा जाता था कि भाई कल को बात ऐसी आए तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो पता चला कि एग्जामिनर ने ऑथेंटिसिटी को ज्यादा क्या किया, प्रायोरिटी पर रखा। तो इसलिए हमने इसको करना शुरू किया। और आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है बात या नहीं? दूसरी जो बात आपको समझनी है वो ये कि बच्चा कहता है सर आपने बताया कि जो प्रोटीन पार्ट होता है उस पर एक्टिव साइट्स होती हैं, और एक्टिव साइट पर कौन जुड़ता है, तो फिर ये कहां जुड़ते हैं? मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट जो को फैक्टर होता है उसे भी तो प्रोटीन पार्ट से जुड़ना होगा ना, तो ये कहां जुड़ता है? तो बोलो कहां जुड़ता है से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों जुड़ता है। कहां जुड़ता है से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों जुड़ता है। तो आप बताइए कि जैसे मान लो कोई एंजाइम है हमारे पास, मैंने कल भी ये बात समझाई थी कि मैं एक एंजाइम को एक लाइन डायग्राम से समझा सकता हूं। तो आप बताओ ये एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए कौन, सबस्ट्रेट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बताइए कि जो एक्टिव साइट है वो कंप्लीट नहीं है। बोलो जो वो कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब अगर सबस्ट्रेट यहां आकर जुड़ेगा भी तो अच्छे से बॉन्डिंग कर नहीं पाएगा, तो टाइटली बाउंड हो नहीं पाएगा। अगर ये टाइटली बाउंड नहीं हो पाएगा तो उसके लिए फिर क्या करना है, आप बताइए। कोई ना को फैक्टर है, कौन है, वो कहता है यार एक्टिव साइट पे पहले मुझे जोड़ो आप। मैं जाके कहां जुड़ता हूं, एक्टिव साइट को पूरा कर देता हूं, उसके बाद फिर सबस्ट्रेट को आप जोड़ना। इसका मतलब आप बताइए कि जो को फैक्टर होता है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट। पहले ये जाकर एक्टिव साइट पर जुड़ता है, उसके बाद फिर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर जुड़ता है। पहले ये जाकर कहां जुड़ेगा और फिर एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो आप देखें एनसीईआरटी पेज नंबर 159 को फैक्टर फोर्थ पैराग्राफ है। एनसीईआरटी कह रही है ए नंबर ऑफ एंजाइम्स
कोफैक्टर में फोर्थ पैराग्राफ है, नंबर ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर which form the coordination bond with the side chain at the active site and the same time one or more coordination bond with the substrate। मतलब एक्टिव साइट पर जुड़ेंगे, पहले जाकर ये बॉन्ड बनाएंगे एक्टिव साइट के साथ, और फिर साथ में कौन बॉन्ड बनाएगा, सबस्ट्रेट भी, तो इस पर जुड़ पाएंगे। और अगर किसी एंजाइम से उसका मेटल एक्टिवेटर, को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप हटा दिया जाए तो बताइए एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी का लॉस कर देता है, फिर वो एंजाइम किसी काम का नहीं है। लास्ट की लाइनें पढ़िए आप, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। अगर कोफैक्टर को एंजाइम से रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, कैटालिटिक एक्टिविटी को एंजाइम लॉस्ट कर देगा। तो आप बताइए मोस्ट ऑफ द एंजाइम सेल में सिंपल है या कॉन्जुगेटेड? तो कॉन्जुगेटेड में प्रोटीन पार्ट को वर्क करने के लिए किसकी जरूरत है, नॉन प्रोटीन पार्ट की। अगर वो नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा है तो एंजाइम फंक्शनल है, नहीं जुड़ा है तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा। क्लियर है बात आपको, यस और नो? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी? चलें फिर आगे, चलिए। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बच्चे केमिस्ट्री में पढ़ेगा, मेरा काम थोड़ी है। कोवेलेंट बॉन्ड अलग होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड अलग है। मैंने कहा कल प्रोटीन पढ़ाए थे, मैंने जब बताया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो मैंने कहा था मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। इसमें कौन से बॉन्ड है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। हमारा काम है एंजाइम काम कैसे करता है। बॉन्ड्स कौन पढ़ाएंगे तेरे को, केमिस्ट्री वाले। अगर मैं बॉन्ड पढ़ाऊंगा तो फिर केमिस्ट्री वाले क्या पढ़ाएंगे? समझ रहे मेरी बात या नहीं? इसलिए मैं बोल रहा हूं काम का पढ़िए बच्चे। नीट के एग्जाम में जितना आता है उतना मैं बहुत अच्छे से क्लियर करके जाऊंगा आपको, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के साथ, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी। बस ये याद रखिए कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मेटल एक्टिवेटर के लिए कोऑर्डिनेशन लिखे हुए हैं, इसका मतलब वीक बॉन्ड है, इसका मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई और बॉन्ड बनाएगा। अब पूछो कौन सा, बोलो मुझे वो बताने की जरूरत अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी तेरे को लगे कि भाई मेरा सिलेक्शन इसी वजह से अटका है, तो मैं तेरे को प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी डिटेल में बता सकता हूं और उसके बॉन्ड्स भी। तो आप पेन कॉपी लेके मेरे पास, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में है ही नहीं, मेंशन ही नहीं है कहीं पर। मना किसी बात के लिए नहीं, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। क्लासरूम में केवल वही बात डिस्कस होगी जो हमारे सिलेबस के अंदर है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? फैलता नहीं मैं ज्यादा, तो कंट्रोल करिए अपनी भावनाओं पर। आगे बढ़ते हैं। शुभम ने ये लाइन पहले ही पूछ ली ऑनलाइन की, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। ये बात हम पहले क्लियर कर देंगे। उससे बढ़िया है कि सबसे लास्ट में मैंने यही लाइन बताई आपको कि अगर कोफैक्टर एंजाइम से हट जाता है तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी का क्या हो जाता है। अब आप आइए पेज नंबर 155 पर, नीचे नीचे एक हेडिंग मिलेगी आपको, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ द केमिकल कन्वर्जन्स। कि एक एंजाइम किसी केमिकल कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब यहां केमिकल रिएक्शन है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन को फास्ट कैसे करता है, उसकी रेट को बढ़ाता कैसे है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट, कि कोई एंजाइम कैसे ब्रिंग अबाउट ले जाता है हाई रेट्स ऑफ द केमिकल कन्वर्जन, केमिकल कन्वर्जन के रेट को हाइट पर हाई कैसे कर देता है। आप सिंपल एक लाइन में आंसर दीजिए, बोलिए एंजाइम्स lower down the activation energy and enhance the rate of reaction, the rate of chemical reaction। क्योंकि एनसीईआरटी ने हेडिंग में भी केमिकल कन्वर्जन लिखा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो आप बताइए कि एंजाइम लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड एनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सही है बात नहीं? तो आयुष ने भी लिखा है कि लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड एनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बात आती है कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। पहले अगर ये पता हो कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है तो उसको कम भी कर लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए एक्टिवेशन एनर्जी समझने के लिए हम पहले केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेस को समझें कि केमिकल रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है। तो आप बताइए कि ये एक मैंने केमिकल बनाया है, स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है ना, इसको मैं क्या मान रहा हूं, सबस्ट्रेट।
और बताइए कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, की जो सबस्ट्रेट है वो किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। सही है। आप बताइए कि अब सबस्ट्रेट को जब आप प्रोडक्ट में बदलेंगे तो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा, पहले आपको इसके पुराने बॉन्ड तोड़ने हैं और नए बॉन्ड, तो मतलब बीच में इंटरमीडिएट स्टेट्स आएंगी, इसके क्या आएंगी, इंटरमीडिएट स्टेट्स आएंगी, उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं ट्रांजिशन स्टेट्स। सबस्ट्रेट से क्या बनाते टाइम, प्रोडक्ट बनाते टाइम। तो आप बताइए कि सबस्ट्रेट जो है उसे पहले उसकी ट्रांजिशन स्टेट तक लेकर जाना है, जिसके लिए उसे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी, जब हम इसे इसकी ट्रांजिशन स्टेट तक लेकर जाएंगे तो आप बताइए इसमें पुराने बॉन्ड और नए बॉन्ड और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। ये जो बीच में मैंने स्टेट्स बनाई है ना, ये इसे आप बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट्स। क्या बोलेंगे, आप बताइए कि ट्रांजिशन स्टेट्स अनस्टेबल होती हैं। क्या बोलेंगे आप, ट्रांजिशन स्टेट्स अनस्टेबल होती हैं, अनस्टेबल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई पुराने बॉन्ड तोड़ना भी आसान है, यहां ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड फॉर्म करना भी आसान है। क्यों, क्योंकि कंपाउंड कैसा है। और बताइए किसी भी कंपाउंड को अनस्टेबल करने का बेस्ट मेथड होता है कि आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करिए। किसी भी कंपाउंड को अनस्टेबल करने का बेस्ट मेथड होता है कि आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करिए। आप अगर इसे एनर्जी देंगे तो आप बताएंगे कि ये जो कंपाउंड है वो एनर्जी हाई होने पर अनस्टेबल होगा। इसीलिए हमने सबस्ट्रेट को क्या दी, एनर्जी देकर किसमें कन्वर्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सबस्ट्रेट को इसकी ट्रांजिशन स्टेट से कंपेयर करूंगा तो ये स्टेबल कंपाउंड होगा, हाँ या ना। और यहां इसका एनर्जी लेवल, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो बताइए कि जो सबस्ट्रेट है वो कैसा है और इसका एनर्जी लेवल किसके कंपेयर में, ट्रांजिशन स्टेट के कंपेयर में एनर्जी लेवल उसका, सही है बात या नहीं। फिर आप बताइए कि जो ट्रांजिशन स्टेट में ये एनर्जी लेवल हाई है और कंपाउंड कैसा है, तो पुराने बॉन्ड तोड़ना भी आसान है और नए बॉन्ड, अब नए बॉन्ड बनेंगे तो क्या बनेगा, तो आप बताइए कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट भी ट्रांजिशन स्टेट की कंपेयर में कैसा होगा, किसकी कंपेयर में। तो इसका मतलब यहां से एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी आपको। तो मतलब आपको इसको अगर अनस्टेबल से स्टेबल करना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी। तो दोनों को कंपेयर करो तो आप बताओ कि ट्रांजिशन स्टेट से सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों का एनर्जी लेवल कम होता है और ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल, और यहां कंपाउंड अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, क्या होता है, इसे हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप बताइए कि एनर्जी विच रिक्वायर्ड, बोलो एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू अचीव द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द सबस्ट्रेट इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, कि आप सबस्ट्रेट को उसके ट्रांजिशन स्टेट अचीव करने में जो एनर्जी कंज्यूम करवाते हैं उसी एनर्जी को आप, भाई तू खा मत कुछ भी, पढ़ाई पे ध्यान दे, चिंगम विंगम फेंक क्या, खड़ा हो। जिसको कह रहा हूं उसको पता है। एडिक्शन हर चीज का बुरा है। भाई आज चिंगम खा रहे हो अपनी नींद भगाने के लिए, कुछ बच्चे कॉफी पी के बैठते हैं, बाद में फिर ये भी काम करना बंद करेगी तो फिर इससे अगले लेवल पे जाओगे। उससे बढ़िया है कि एडिक्शन हर चीज का बुरा है, दिमाग में रखिए ये बात। आपको कंट्रोल अपने आप पे होना चाहिए और एज आपकी ऐसी है कि एनर्जी लेवल आपका ऑलरेडी हाई रहना चाहिए। भी आप यहीं से सीख लो ना कि स्कूल आप रहे नहीं, कॉलेज आप पहुंचे नहीं, सही बात है, कहां पर है आप अभी, और यहां एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए।
तभी आप जल्दी से कन्वर्ट हो पाएंगे। लेकिन यहां अगर आपका एनर्जी लेवल कम है ना, तो फिर आप पुराना डर्रा नहीं छोड़ पाते और नए को पकड़ नहीं पाते। और अगर आपको पुराने बॉन्ड तोड़ने नए बॉन्ड बनाने हैं तो आपको एनर्जी लेवल क्या रखना पड़ेगा। और ट्रांजिशन स्टेट में कम टाइम के लिए रहना होता है, हमेशा नहीं रहना होता। और यहाँ बच्चे मतलब कहते हैं कि भाई 5 साल कोटा, मतलब पिछले 3 साल से यहाँ हूँ, 4 साल से यहाँ हूँ, तो भाई ये शाबाश वाली बात थोड़ी है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो शाबाश वाली बात ये है कि सर मैंने 1 साल में सिलेक्शन ले लिया, इस साल का मेरा टारगेट है, इसी साल मैंने सिलेक्शन ले लिया, ये है शाबाश वाली बात। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। क्योंकि तुम हॉस्टल का रूम छोड़ोगे तो कोई नया बच्चा अपना फ्यूचर बनाने आएगा बेचारा, इस बात को भी समझेंगे आप। तो आप बताइए कि सबस्टेट कन्वर्ट्स इनटू ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। तो ये इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट फिनोमिना। क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट फिनोमिना। समझ रहे हैं बात या नहीं। और इसी में आप बताइए कि एक्टिवेशन एनर्जी हम कहेंगे उस एनर्जी को जो ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने में क्या आती है, काम। ये क्लियर है आपको बात, हाँ या ना। अब ट्रांजिशन स्टेट मैंने बीच में बनाई कितनी, 3। तो बच्चा कहता है 3 ही बनती है क्या। मैं कहता हूं ये 2 भी हो सकती है, ये 4 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है रिएक्शन कितनी कॉम्प्लेक्स है। अगर रिएक्शन सिंपल है तो बॉन्ड कम तोड़ने हैं, कम बनाने हैं। और अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो बॉन्ड ज्यादा तोड़ने हैं, ज्यादा बनाने हैं। तो इंटरमीडिएट स्टेट्स जो होती है, ट्रांजिशन स्टेट्स जो होती हैं, वो ज्यादा भी आ सकती हैं और कम भी आ सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितनी सिंपल है। समझ रहे हैं बात या नहीं। एनसीईआरटी ने भी ये सारी बातें थ्योरी में लिखी है एज इट इज, लेकिन इसे उसने ग्राफ से भी समझाया है। किससे समझाया है? ग्राफ से भी समझाया है। तो हम थोड़ा ग्राफ पे भी बात कर लेते हैं इसमें। आप बताइए कि जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई जो एक्स एक्सिस है, यहां पर एनसीईआरटी बता रही है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और वाई एक्सिस पर एनसीईआरटी लिखती है एनर्जी लेवल। मतलब पोटेंशियल एनर्जी लिखा है एनसीईआरटी ने, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब फ्री एनर्जी जो कंपाउंड के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो आप बताइए कि भाई जैसे एनर्जी लेवल में मेंशन कर लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और इसमें भी 3 एनर्जी लेवल सेट कर लिए मैंने, 2 7 और 12। ठीक है बात या नहीं। ये 3 एनर्जी लेवल सेट हैं। एनसीईआरटी ने जो हमें ग्राफ पढ़ाया है, वो ग्राफ एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का पढ़ाया है। किसका पढ़ाया है? लेकिन थ्योरी में उसने एक्जो और एंडो दोनों लिखे हैं, तो मैं दोनों के ग्राफ बनाऊंगा, एक्जोथर्मिक का भी और एंडोथर्मिक का भी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। आप बताइए, एनसीईआरटी कह रही है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास सबस्टेट है, सबस्टेट का एनर्जी लेवल बोलो 7। ठीक है बात या नहीं। और सबस्टेट से बनता है प्रोडक्ट। क्या बनता है? प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल 2। कितना? और आप बताइए कि बीच में एक स्टेज आती है ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल कितना कितना। तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है कि सबस्टेट कन्वर्ट्स इनटू, यस और नो। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना है आपने। आपको बोलना है कि सबस्टेट कन्वर्ट्स इनटू ट्रांजिशन स्टेट, सबस्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ये होगी। सही है बात या नहीं, कि सबस्टेट से ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनेगा। सही है बात या नहीं। और सबस्टेट को ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने में जो एनर्जी लगेगी, वही एनर्जी क्या कहलाएगी? बताओ, सबस्टेट का एनर्जी लेवल, ट्रांजिशन स्टेट का। तो आप बताओ कि इसे हम बोल देंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम बोल रहा हूं, क्योंकि रिएक्शन बिना एंजाइम के भी चल जाती है। तो ये तो मैं सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं। सही है बात या नहीं। तो बताइए, इस रिएक्शन को चलने मैंने एनर्जी कितने दी? 5। कहां तक ले गया? ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल। वापस इससे क्या बनेगा? एनर्जी लेवल। तो डिफरेंस कितने का? तो इसका मतलब यहां से एनर्जी आपने निकाली कितनी, एनर्जी यूज कितनी की, निकाली कितनी। तो आप फायदे में हो नुकसान में? तो बताइए कि ये ग्राफ एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का है। किसका है? सही है बात या नहीं। ऐसे अगर हम कहें कि भाई सबस्टेट का एनर्जी लेवल तो 2 है, कितना? प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है 7, कितना?
और ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल बच्चों वही सेम 12, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल सबस्टेट और प्रोडक्ट दोनों से ही क्या होता है। तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या आएगा कि सबस्टेट टू ट्रांजिशन स्टेट टू प्रोडक्ट। तो आप बताइए कि सबस्टेट से ट्रांजिशन स्टेट तक जाने में जो एनर्जी खर्च हुई उसी एनर्जी को हमने क्या बोला। तो आप बताइए कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, आप 2 से 10 पे 12 पे गए हो, एनर्जी दी कितनी, और 12 से 7 पे आए हो तो एनर्जी वापस ली कितनी। तो नुकसान में हो या फायदे में। तो ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं। आप बताइए इस पे क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड भी बन सकता है। दोनों ग्राफ्स पर 4 स्टेटमेंट बनती हैं। पहला, रिएक्शन इन विच एनर्जी लेवल ऑफ सबस्टेट मोर देन द प्रोडक्ट, एनर्जी लेवल ऑफ द मोर देन प्रोडक्ट, रिएक्शन सही है बात या नहीं। रिएक्शन इन विच एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट लोअर देन द सबस्टेट, दोनों ही केसेस में सबस्टेट का एनर्जी लेवल प्रोडक्ट से ज्यादा एक्सोथर्मिक, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्टेट से कम एक्सोथर्मिक, दोनों मतलब एक ही है। सेम 2 स्टेटमेंट इधर बना सकते हो आप, एनर्जी लेवल ऑफ द सबस्टेट लोअर देन प्रोडक्ट एंड द एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट हायर देन सबस्टेट। समझ रहे हैं बात या नहीं, यस और नो अच्छे से। तो आप बताइए कि एनर्जी डिफरेंस के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक। समझ पाए हैं बात को या नहीं अच्छे से। बढ़ूं आगे। अब आप बताइए कि भाई हम चल रहे हैं विदाउट एंजाइम। आप सोच के चलिए एक एग्जांपल कि हमारे पास सेल के अंदर एनर्जी है मान लो 60 यूनिट, कितनी। तो आप बताओ कि एक साथ कितनी रिएक्शन आप रन कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो। 12, क्योंकि एक रिएक्शन इनिशिएट करने में एनर्जी कितनी लग रही है, कितनी लग रही है। सही है बात या नहीं, हाँ या ना अच्छे से, पक्का। इन दोनों ग्राफ्स के बारे में एनसीईआरटी ने एक लाइन और लिखी है जो मैं आपको क्लियर कर दूं। सीधे बैठेंगे भाई सबके सब, लटकना तो है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अभी अभी समझाया है कि ट्रांजिशन स्टेट में है तो एनर्जी लेवल मुझे हाई चाहिए आपका। आप जितने एनर्जी के साथ आएंगे मैं उससे डबल एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा आपको, ये बात दिमाग में रखिए आप। और मैं कभी आपके साथ धोखा नहीं करूंगा, ये बात पक्का है। जो मुझे बोल के जाना है एनसीईआरटी में से पक्का बोल के जाता हूं मैं, मिस नहीं करता मैं चीजें, ठीक है। और थोड़ा सा अगर मैं आपके लिए ईमानदार हूं तो आप मेरे लिए ईमानदार होइए प्लीज। और क्लासरूम में टीचर का काम पढ़ाना और बच्चे का काम बस, इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और आपको भी। अभी नहीं लगेगा, अभी तो बहुत बुरा लगेगा, 1.5 घंटा मतलब ऐसा लगता है कि जेल में बैठे हैं। हाँ लेकिन ये लगेगा अच्छा जिस दिन आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, मेन गेट से एंट्री लेंगे ना, तो उस टाइम पे आपको पूरा साल याद आएगा कि आपने पीछे क्या किया, क्योंकि नई लाइफ शुरू हो रही है आपकी। तो उस फील को अगर आप मतलब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो थोड़ा ईमानदार रहिए अपने लिए, ठीक है। विल पावर को थोड़ा हाई रखिए अपनी। तो आप बताइए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक बेसिक सा डिफरेंस आपको समझाती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लिखती है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप चलने वाली। होता क्या है कि आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बस एक बार इनिशिएट करना पड़ता है। आप देखो जैसे मैंने यहां एनर्जी दी कितनी, एक रिएक्शन चलाई उससे एनर्जी निकली कितनी। अब बताओ एक रिएक्शन चलाने में एनर्जी का खर्चा कितना है, मिलेगा कितना एनर्जी। तो बताओ मैं 2 रिएक्शन तो यहां सीधे चला सकता हूं ना। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, मतलब निकलने वाली एनर्जी से ही चला लूंगा मैं इसको। सही है बात या नहीं। अब आप बताओ कि एक रिएक्शन से 10 एनर्जी आती है, इससे रिएक्शन इनिशिएट कितनी कर ली, उससे एनर्जी 20 आएगी, रिएक्शन 4 इनिशिएट हो गई। 4 से एनर्जी 40 आएगी, रिएक्शन 8 इनिशिएट हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अब फिर बताओ 8 से एनर्जी 80 आएगी, रिएक्शन 16 इनिशिएट हो गई। मतलब अपने आप डबल होती जा रही है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप सस्टेन करती है रिएक्शन, बस एक बार मतलब इनिशिएट करने की जरूरत है, हाँ या ना। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां ये है कि जो एनर्जी आप देते हो उससे कम आपको मिलती है, तो हर बार इनिशिएट करने के लिए आपको एनर्जी एक्स्ट्रा ऐड करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। इसलिए एनसीईआरटी ने इसको स्पॉन्टेनियस लिखा है।
कैसा लिख दिया है? हाँ, तो इसमें आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। क्लियर है बात? बढ़ूं आगे और सुनिए। फिर आप बताइए कि भाई एंजाइम्स अगर रिएक्शन में आ जाएं तो वो इस एक्टिवेशन एनर्जी का खर्चा कम कर देते हैं। कल भी मैंने एक बात समझाई थी आपको, एंजाइम रिएक्शन में प्रेजेंट हो, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पर जाकर जुड़े। सही है बात या नहीं? एंजाइम कहता है कि भाई आप ऐसा करो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट को जोड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनवाओ। और अगर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बन गया, मैं अगर इफ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो हर किसी को तो जोड़ेंगे नहीं, हाँ या ना? मतलब अगर वो सबस्ट्रेट उसी एंजाइम का है तो वो उसको जोड़ने के लिए राजी हो जाएगा। और अगर सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ गया, अगर, तो फिर आप बताइए कि आपके एक्टिवेशन एनर्जी का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। और आप बताइए कि एंजाइम कहता है जो ट्रांजिशन स्टेट आप 12 एनर्जी पे लाए हो ना, मैं 9 पे ले आऊंगा, आप मेरे साथ जोड़ो। किसको? सबस्ट्रेट को। तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो जाएगी कुछ ऐसी। समझते हैं बात या नहीं? और आप बताइए कि यहां एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तो खर्चा आपका हो गया कम। मान लो आप इस बार रिएक्शन कितनी एनर्जी से चला पा रहे हो, तो आप बताओ एक साथ उसी एनर्जी से 30 रिएक्शन इनिशिएट कर लोगे आप, 30। आप देखो कि जब आप विदाउट एंजाइम थे आप केवल 12 रिएक्शन इनिशिएट कर पा रहे थे, और अभी, और ट्रांजिशन स्टेट जल्दी आएगी तो प्रोडक्ट भी जल्दी बनेगा, तो रेट क्या हो रही है? तो बताइए जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं कौन, वो ट्रांजिशन स्टेट जल्दी लाते हैं। बोलो, पॉजिटिव कैटालिस्ट ट्रांजिशन स्टेट जल्दी लाते हैं, और नेगेटिव कैटालिस्ट ट्रांजिशन स्टेट लेट लाते हैं। जल्दी कौन लाएगा और लेट कौन लाएगा? मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट जो पहले बन रही है ना, नीचे ब्लू कलर से मैंने बनाई है, इसको उठाओ, सेकंड बेंच पे फोर्थ बच्चा बैठा है जो, 12। हाँ, पता ही है ना तेरे को, कह रहा है मैं। भाई क्लास आना ही नहीं ना, मैंने क्लियर कर दिया आपको। अगर क्लास में आ गए तो बिल्कुल अटेंशन में बैठना है। पिछले साल भी यही था क्या? फिर तो पता होना चाहिए था क्लास में कैसे बैठते हैं। नहीं पता होना चाहिए? पता है? पता होता तो भाई तो ऐसी हरकतें थोड़ी करता। नाम क्या तेरा? कहां से है? वहां खड़ा हो युवराज सिंह, वहां पे जाके स्क्रीन के पास खड़ा खड़ा तो नहीं सोता तू? पता चले कि वहां भी मतलब तेरा इलाज करना पड़े, एक इधर खड़ा करना पड़े, एक इधर खड़ा करना पड़े, क्योंकि सपोर्ट भी देनी पड़ेगी इसको। नाम युवराज सिंह और काम, चलें भी आगे बढ़े, यहां तो कोई दिक्कत? बढ़े आगे? ठीक है, तो आप बताइए एंजाइम लोअर डाउन द एक्टिवेशन। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट जल्दी आएगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट लेट आएगी तो रिएक्शन, और नेगेटिव जो होते हैं ना, नेगेटिव मॉड्यूलेटर या नेगेटिव इनहिबिटर जो, या कैटलिस्ट बोलते हैं, वो क्या करते हैं? ट्रांजिशन स्टेट लेट लाते हैं। सही है? और जो जल्दी लाते हैं वो पॉजिटिव। और ये ग्राफ एनसीईआरटी ने हमें पढ़ाया है, पेज नंबर 156 पर ये ग्राफ आपको गिवन है। आप इस ग्राफ को एक बार देखिए, आपको समझ में आता है नहीं आता, क्योंकि मैं आपको कैसे डायग्राम बना के दे रहा हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी में क्या है। क्योंकि नहीं पता है एग्जामिनर को कि जगदीप सर क्लास में क्या पढ़ाते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि एनसीईआरटी में क्या है, तो पेपर इससे आता है, तो ये समझ आना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो आप देखिए कि इसमें दो एरो आपको दिख रहे हैं, कि जो बड़ा एरो दिख रहा है ना डिफरेंस का डायग्राम में, वो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है, और जो छोटा एरो दिख रहा है डिफरेंस का, वो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है। समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ या ना? फिर आप देखिए कि थ्योरी है साथ में ग्राफ के, पहली लाइन से लिखा है कि देयर इज दस एन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ईएस कॉम्प्लेक्स। ऑब्लिगेशन मतलब इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑब्लिगेटरी का मतलब यही होता है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये जरूरी है कि जो सबस्ट्रेट है ना वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर बाइंड होना ही चाहिए। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना ऑब्लिगेशन है
इसका कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आगे बढ़िए। ड्यूरिंग दिस, हाँ, दिस कॉम्प्लेक्स इज द सबस्ट्रेट एंजाइम, फिर कह रहे हैं दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ट्रांजिशन स्टेट आएगी, तो सबस्टेट टू ट्रांजिशन स्टेट टू प्रोडक्ट, इस पूरे फिनोमिना को नाम क्या देते हैं? ट्रांजिएंट फिनोमिना। द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ड्यूरिंग द states when the substance bound active site a new structure called as the transition, ये मैंने पहले समझाई है आपको। ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं, ये बिना एंजाइम के भी आ सकती हैं और एंजाइम के, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो बिना एंजाइम के भी चलती है, हाँ या ना? लेकिन अगर एंजाइम जुड़ेगा तो ये स्टेट्स जल्दी आ जाएंगी, और अगर नहीं तो लेट आएंगी। सही है बात या नहीं? ये सब पढ़ने के बाद जब आप नीचे वाले पैराग्राफ में जाएंगे ना, ग्राफ के ठीक नीचे, कि द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी और ये सब है ना, तो इसमें आप देखिए बच्चे, फोर्थ लाइन में, फिफ्थ लाइन में जाइए आप फिगर के बाद, कि द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट इफ पी इज लोअर लेवल, पी मतलब कौन है, और एस, तो आप ये रिएक्शन कैसी बताओगे? मैं वही कह रहा हूं, मैंने 4 स्टेटमेंट पढ़ाई है क्योंकि एनसीईआरटी की है स्टेटमेंट ये तो है ही, कि भाई अगर प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से कम है तो एक्सोथर्मिक, इसको बदल दो, बोलो सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल प्रोडक्ट से ज्यादा है तो भी एक्सोथर्मिक, है ना? और एंडोथर्मिक के लिए उल्टा हो जाएगा, कि प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से ज्यादा है और सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट से, तो ऐसी स्टेटमेंट्स भी आएंगे तो भी आपको ठीक करना पड़ेगा इसको। और आगे की लाइनों में वो केस लिखा है उसने, कि भाई जो एनर्जी होती है वो आपको एक ही बार देनी पड़ती है, किसको? फिर आगे तो स्पॉन्टेनियस हो जाता है ये प्रोसेस, हाँ या ना? अपने आप सस्टेन करता है, लेकिन एंडोथर्मिक में आपको बार बार क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इस पैराग्राफ में, इस ग्राफ में समझने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। घर पे जाके जब आप इसे पूरा रीड करेंगे तो उसके बाद कोई टर्म में, टर्मिनोलॉजी में, लाइन में प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आप डाउट काउंटर पर डिस्कस करिएगा। लेकिन अभी के लिए जो मैंने क्लास में पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताइए मुझे, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, दोनों ही। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है ना, फिर वो ट्रांजिशन स्टेट लेट लाएगा, तो एंजाइम तो ट्रांजिशन स्टेट जल्दी ला रहा है, पॉजिटिव ही होता है। तो कल की क्लास में आया था क्या? तो हमने कहा था पॉजिटिव बायो कैटालिस्ट होते हैं एंजाइम। कैटालिस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, एंजाइम पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट। चलो, हाँ जी, क्या कह रहे हैं बेटा आप? हाँ, रुकने के लिए स्टेबल होना जरूरी है, बोल ऐसे। और एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो स्टेट कौन सी आती है? और ये कैसी स्टेट है? और बताओ, क्या बताएं, बताओ आप। एनर्जी लेवल तेरे को डिफरेंस दिख रहा है यहाँ, 2, 7 और 12 का? एनर्जी लेवल प्रोडक्ट का कितना है? 7। भाई तू लोगों को सुन के मत बोल, देख के बोल। सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल कितना है? प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल, तो किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है और किसका कम है? ये क्लियर है? अगर मैं ये बोल दूं कि भाई प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट के एनर्जी लेवल से ज्यादा है, सही है, तो अब सोच, मैं सबस्ट्रेट से जा रहा हूं ट्रांजिशन स्टेट तक, तो मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं नीचे आऊंगा तो मैं बीच में ही कहीं रुक गया ना, सही है, तो मुझे एनर्जी जो वापस मिलेगी वो कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? तो बता, मैंने खर्चा किया 10 रुपए का, वापस मुझे मिले 5 रुपए, तो कितने का नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, इसका मतलब एनर्जी अंदर ही रह गई, बाहर केवल 5 निकली, तो इसको मैं एंडोथर्मिक कहता हूं, कि एनर्जी का खर्चा ज्यादा है। क्लियर है बात?
पक्का? और बताओ, कोई भी नहीं? चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरहान सर, एंडोथर्मिक में 8 टाइम के बाद अगर एनर्जी ना दें तो क्या रिएक्शन वहीं रुक जाएगी या फिर स्लो डाउन हो जाएगी? भाई रिएक्शन रुक जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी। वो क्या है, एंजाइम के साथ मतलब उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। बताइए, केमिकल रिएक्शन तो बिना एंजाइम के भी हो जाती है। अब अगर मैं बिना एंजाइम के भी चलूंगा तो भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक को चलने के लिए हमेशा क्या चाहिए? बेस्ट एग्जांपल देता हूं, फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी को कंज्यूम करता है। रेस्पिरेशन चाहे आप लाइट में हो चाहे अंधेरे में हमेशा चलता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर एनर्जी नहीं है आपके पास तो आप एंडोथर्मिक को आगे रन नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे एंजाइम हो और चाहे ना हो। चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, एनसीईआरटी पेज नंबर 158। कल मैंने एक बात आपको समझाई थी, अगर आपको पता हो तो। मैंने कहा था कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। अच्छा, आपकी बॉडी में कितने टाइप की रिएक्शन चल रही हैं? तो एंजाइम कितने हैं? बहुत सारे हैं। सही है बात या नहीं? यस और नो? तो या शुभम कह रहा है कि वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। सर ये लाइन नहीं समझ में आई। तो यही तो बात है ना बच्चे, कि अगर आप स्पॉन्टेनियस कर देते हैं रिएक्शन को तो बार बार प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एनर्जी थोड़ी देनी पड़ेगी। बस आपको सिर्फ एक बार एनर्जी देनी है, इनिशिएट करना है, बाद में तो रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से ही रिएक्शन चलती रहेगी। यही तो बोली मैंने लाइन। आप बताइए इस अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हैं? नंबर पता है आपको? 1.7 टू 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख। हाँ या ना? इससे भी ज्यादा। हाँ, ये केवल वो नंबर है जो आपने डिस्कवर किया है। सही है बात या नहीं? अच्छा, आपको क्या ये 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म याद है? बोलो यस सर। सारे तो याद हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से हैं तो आप बता दो 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इनमें से लगभग 5 लाख प्लांट हैं। क्या सारे याद हैं? बोलो बिल्कुल। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। क्या सारे एनजीओ याद हैं? बोलो हाँ। दो ही टाइप के, मोनोकोट और डाइकोट। इसका मतलब मुझे सारे ऑर्गेनिज्म ग्रुप में याद हैं, अकेले नहीं। बोलो अगर कोई इंडिविजुअल अगर आप हमसे पूछेंगे ना, वो नहीं पता हमें, लेकिन ग्रुप के कैरेक्टर हमें पता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ऑर्गेनिज्म नंबर में क्या थे तो उनको लर्न करना और उनको रिमेंबरिंग करना, मतलब याद रखना और याद करना आसान बनाया है क्लासिफिकेशन ने, ग्रुपिंग ने। हमने ग्रुप्स बना दिए हैं कि भाई ये मोनेरा का ग्रुप है, ये प्रोटिस्टा का है, ये फंजाई का। अब फंजाई में भी सब ग्रुप है आगे, फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज, ऐसे ग्रुपिंग कर दी ताकि हमें वो चीजें याद रहें, याद हो जाएं और लंबे टाइम तक याद भी रहें। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है जिनमें एंजाइम्स काम करते हैं। अब उनको कैसे याद रखें? बोलो उनका भी हमने ग्रुपिज्म कर दिया। इसलिए हमारे टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स। हमें सारे एंजाइम याद हैं, बोलो ऐसे, लेकिन पर्टिकुलर एक एंजाइम बताने में दिक्कत है। अगर मैं आपसे एक एंजाइम पूछूंगा ना कि ये कहां काम करता है तो बोलो नहीं पता। सही है बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। बढ़े आगे। तो आप बताइए कि क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर हमारा टॉपिक है। तो जैसे हमने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया है, वैसे हमने सभी एंजाइम्स को 6 क्लासेस में, 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया है क्लासिफिकेशन के दौरान, जिसमें से फर्स्ट क्लास का नाम ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास है, या इसे डी हाइड्रोजिनेज क्लास कहेंगे। सेकंड नंबर पे आप याद करेंगे ट्रांसफरेजेस।
थर्ड पे याद करेंगे हाइड्रोलाइजेज, फोर्थ पे याद करेंगे फिफ्थ पे याद करेंगे आप, और सिक्स्थ पे याद करेंगे लाइगेजेस। 6 क्लासेस हैं। यहां ना एक बात का ध्यान रखिए, अगर एंजाइम के लिए सफिक्स हो ASE तो आप बताना ये पर्टिकुलर किसी एक एंजाइम के बारे में है, और अगर सफिक्स हो SES तो ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। अगर SES सफिक्स हो, और क्लासेस में देखो सबके सफिक्स SES हैं, क्योंकि ये एक एंजाइम को नहीं, एंजाइम्स के एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली क्लास का नाम है ऑक्सीडो। नाम से क्लियर है कि ये इंक्लूड होते हैं इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। सही है बात या नहीं? अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का मतलब हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे एंजाइम्स जो रिडॉक्स रिएक्शंस में या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में काम करते हैं, उन्हें हम फर्स्ट क्लास में इंक्लूड करेंगे। कहां पर? कहां पर? फर्स्ट क्लास में इंक्लूड करेंगे। और फर्स्ट क्लास का नाम क्या है? क्या नाम है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? युवराज यहां बैठा के, रेंज में रहेगा तो सोएगा नहीं। दूसरा आपको ऐसे समझाना है कि भाई हाइड्रोजन का ट्रांसफर पढ़ो। आप बताओ AH प्लस B कन्वर्ट्स इनटू A प्लस, अभी हाइड्रोजन किसके साथ था? अभी किसके साथ चला गया? हाइड्रोजन जुड़ना रिडक्शन, निकलना ऑक्सीडेशन। तो A का ऑक्सीडेशन B का। तो आप बताइए ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोजन के ट्रांसफर से रिलेट करते हैं। अब आप बताइए कि इसमें हम ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मतलब होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों। तो अब कल को किसी क्वेश्चन में ये हो जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो भी ये पहली क्लास का एंजाइम होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो भी पहली क्लास का ही एंजाइम होगा, और दोनों को जोड़कर हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है तो भी फर्स्ट क्लास का एंजाइम होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में काम करते हैं वो। दूसरा आपको याद करने हैं एंजाइम ट्रांसफरेजेज। कौन से? कौन से? ट्रांसफरेजेज में अदर देन हाइड्रोजन। बोलो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है तो वो कौन सी क्लास में आएगा? जैसे मैं बोलूं ASO4 प्लस B कन्वर्ट्स इनटू A प्लस BSO4, तो आप बताइए सल्फेट पहले किसके साथ था, अभी किसके साथ है? अब मैं ना इसी की जगह, एक बच्चा मेरे पास काउंटर पे आता है, मुझे कहता है सर AOH प्लस B कन्वर्ट्स इनटू A प्लस BOH, इसको किस में रखेंगे? मैं कहूंगा इसको भी मैं किस में रखूंगा? ट्रांसफरेजेज में। वो कहता है कि नहीं सर आप देखो ना OH में H है। तो उसे बोलो कि भाई अकेला H ट्रांसफर होना चाहिए, ग्रुप का नहीं। फंक्शनल ग्रुप में तो H होता ही है भाई, मिथाइल CH3, एल्डिहाइड CHO, है ना? तो उसमें H तो होता ही है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH, तो H तो होता है। अकेला H ट्रांसफर हो रहा है तब आपको फर्स्ट क्लास बोलनी है। समझ पाए हैं बात या नहीं? तीसरे नंबर पे क्लास कौन सी है? तो हाइड्रोलाइसेज क्लास की बात आती है तो बोलो ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या कहेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ बाय द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर की हेल्प से अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का तो उसे आप क्या बोलेंगे? इसमें आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, बोलो एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम।
लाइसोसोम के एंजाइम्स क्या है? एनसीईआरटी पेज नंबर 134 खोलेंगे, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी पेज नंबर 134, एनसीईआरटी पेज नंबर 134, टॉपिक देखो आप बच्चे, इसमें लाइसोसोम हेडिंग मिलेगी आपको। लाइसोसोम की थर्ड लाइन में लिखा हुआ है हाइड्रोलाइजेज, SES, आगे है डैश लगा के कार्बोहाइड्रेजेज, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीएजेज, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले, लाइपेजेज, डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, और साथ में न्यूक्लियेजेज, हालांकि टर्म नहीं है न्यूक्लियेजेज, भाई तुम हाइलाइटर मत यूज किया करो, एनसीईआरटी में हर लाइन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम ये रंग करके डिसाइड कर देते हो कि यही लाइन इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? मेरे साथ पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हाइलाइटर का कोई काम नहीं है यहां पर। फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक हर वर्ड, हर लाइन, हर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है, अगर मुझे पता होता तो मैं टीचर होने के बजाय अंतर्यामी होता फिर। नहीं समझ रहे मेरी बात? लेकिन मुझे यह पता है कि एग्जाम इस एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन से लास्ट पेज के लास्ट लाइन तक कहीं से भी आ सकता है, इसलिए उसे मैं पूरी तरह से पढ़ा दूंगा बढ़िया से आपको, है ना। तो आप ऐसे समझे, तो इसमें न्यूक्लियसेस टर्म तो नहीं है, लेकिन लास्ट लाइन लाइसोसोम की लिखी हुई है उन्होंने कि डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी यही होते हैं, तो उनको आप न्यूक्लियसेस लिख सकते हैं, SES लगाना है लास्ट में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कोई एक ही थोड़ी है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी डिफरेंट टाइप के ही होंगे, इसलिए कार्बोहाइड्रेजेज लिखा है। ठीक है बात या नहीं? नंबर 4 पे कौन है? लाइजेज। लाइजेज से मतलब है वही बात है, सेम टू सेम, बोलो, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स विदाउट हेल्प ऑफ वाटर। यहां बिना वाटर की हेल्प के आपके ब्रेक डाउन कर रहे हो किसका? मैक्रोमोलिक्यूल्स का। किसका? बिना हेल्प के किसके? तो आप कौन सी क्लास में रखेंगे? बच्चा कहता है मुझे कैसे पता कि भाई वाटर की प्रेजेंस में टूटा है या वाटर की, सीधे बैठो भाई, सीधे सबके सब, लटको मत, समझदार बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, बार बार थोड़ी समझाऊंगा मैं हर बात तुम्हें, गर्दन सबकी ऊपर, आई कांटेक्ट कंपलसरी, कल भी समझाई थी, दोबारा समझा रहा हूं। आप बताइए, दोनों में डिफरेंस किया जा सकता है बड़े आसानी से, केवल आपको केमिकल रिएक्शन को देखना है, उसका केमिकल कंपोजिशन देखना है। जैसे एनसीईआरटी ने एग्जांपल देके समझाया, सी सिंगल बॉन्ड सी और इनके साथ जोड़ा XY को, इसको तोड़ा C डबल बॉन्ड C और XY में। उन्होंने कहा कि अगर टूटने के बाद बनने वाले प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन बॉन्ड एक या एक से ज्यादा, डबल या ट्रिपल मिल जाए, या तो डबल बॉन्ड आ जाए या फिर एक या एक से, तो ये पक्का है कि ब्रेकडाउन विदाउट वाटर हुआ है, ब्रेकडाउन विदाउट वाटर हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में होगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड सारे कैसे बनेंगे? सिंगल। कार्बन कार्बन बॉन्ड सारे कैसे बनेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए, ये एनसीईआरटी ने भाई एग्जांपल दे के बताइए ये बात, ठीक है बात या नहीं? फिर आप बताइए आइसोमरेजेज। आइसोमरेजेज होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला सेम, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट। आइसोमर्स, आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं। ऑप्टिकल में आप याद करो, डी और एल, स्मॉल डी स्मॉल एल, डेक्सो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, है ना। ये आइसोमर्स पोजिशनल हो सकते हैं, कैपिटल डी कैपिटल एल, एनोमर एपीमर, पोजिशनल आइसोमर्स। और ये आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं, आइसोमेरिज्म में पढ़ाते हैं केमिस्ट्री के अंदर आपको। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स को बनाने वाले एंजाइम्स को कौन सी क्लास में रखेंगे? और 6 नंबर पे क्लास है, इसका काम है, बोलो, फ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल्स। समझ रहे हैं बात या नहीं? कितनी क्लासेस हैं? चलो, जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ रहे हैं,
आप 6 के 6 क्लासेस के नाम रिपीट करेंगे। फर्स्ट क्लास का नाम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। रिपीट इसलिए करवाया है क्योंकि आपको ये 6 के 6 नाम इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। ये नहीं कि कल को मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई 4 नंबर क्लास, हाँ, तो आपको बोलना है कि सर लाइजेज फिक्स है। ये नहीं कि ना मैं बताऊं कि भाई पूछ लूं आपसे कि 6 क्लासेस के नाम बताओ, बच्चा लगा हुआ है ऑक्सीडो रिडक्टेज, हाइड्रोलाइजेज, आइसोमरेजेज, लाइजेज, लाइगेज, एक और रह गई, कौन सी, अच्छा ट्रांसफरेज। ऐसे नहीं करने काम, आपको ये 6 के 6 नाम ऐसे ही सीक्वेंस में याद होने चाहिए। मैं फर्स्ट क्लास बोलूं, ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलूं, मतलब एक ही है। मैं फोर्थ क्लास बोलूं, लाइजेज बोलूं, मतलब, मैं सिक्स क्लास बोलूं, लाइगेज बोलूं, मतलब। पूछो ऐसा क्यों? पेज नंबर 158 पे आओ एनसीईआरटी में, आप क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर हेडिंग है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ो। पढ़ लिया? एनसीईआरटी कह रही है कि एंजाइम्स की जो क्लासेस हैं फर्दर आगे क्लासिफाई हुई हैं सब क्लासेस में, एंड एंजाइम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंगली 4 डिजिट नंबर। अभी तक आपने मेडिकल कॉलेज का टेस्ट चका नहीं है, लेकिन अगले साल जब आप जाएंगे, फर्स्ट ईयर में एक क्लास आपकी बायोकेमिस्ट्री की चलती है फर्स्ट ईयर में, तो ये पोर्शन फिर से आता है, और उस टाइम पे एंजाइम वाली ये बात आप डिटेल में पढ़ोगे और मैं आपको याद भी आऊंगा अगर आप जाएंगे वहां तक। तो ये मैंने लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों से बोला था, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और मैं हर साल बोलता हूं कि कॉलेज में जाएंगे तो ये आपको वहां पर भी चीज मिलेगी सेम टू सेम बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और आपको बताना है कि जो एंजाइम है, देखो अभी 11th 12th क्लास में हम चल रहे हैं, इसका सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर एंजाइम्स के नाम केमिकल रिएक्शन में दिए गए सबस्ट्रेट या केमिकल रिएक्शन के टाइप पर बेस्ड है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज, पाइरुवेट से हाइड्रोजन निकालता है। पेप्केज, पीईपी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, उसमें CO2 जोड़ता है ना? तो यहां जो नाम है एंजाइम के, वो सबस्ट्रेट और रिएक्शन के बेसिस पर है, प्रोडक्ट के बेसिस पर नाम नहीं होते, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट या रिएक्शन बेस्ड होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होते। कल भी अपनी बात हुई थी। तो एंजाइम्स के जो नाम है वो सबस्ट्रेट और रिएक्शन बेस्ड है, लेकिन साथ में एक 4 डिजिट का नंबर हर एंजाइम को दिया जाता है। जैसे आप सोचो, मैं आपको ये कहूं कि भाई कोई एंजाइम है जिसका नंबर है बच्चे 3412, सही है बात या नहीं? आप बताइए कि कोई हमारे पास बड़ा हॉल था जिसके 6 कमरे हैं, 6 कमरों में डिवाइड कर दिया उसको हमने, हर कमरे में अलमीरा रख दी। बोलो मिनिमम अलमीरा रखी है 4 और मैक्सिमम, अरे 4 to 13 सब क्लासेस, 6 क्लास हैं, अलमीरा उसमें रखी गई है, वो सब क्लास है, तो मिनिमम 4 मैक्सिमम 13 एक कमरे में, हाँ या ना? अलमीराज पे बोलो रैक बने हुए हैं, रैक, और रैक्स पर छोटी छोटी बोतल्स रखी हुई हैं। अब मैं किसी बच्चे से कहूं कि भाई 3412 एंजाइम उठा लाओ, तो बोलो यूं ले आएंगे। 3 नंबर कमरा, 4 नंबर अलमारी, 1 नंबर रैक, उस पे 2 नंबर बोतल में हमारा एंजाइम है। क्लासिफिकेशन जब आप एंजाइम का पढ़ते हैं तो सबसे पहला डिजिट बोलो क्लास, दूसरा डिजिट बोलो सब क्लास, तीसरा डिजिट सब सब क्लास, इसका भी आगे, और जो लास्ट डिजिट होता है ना बच्चे, वो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इसका मतलब एक एंजाइम का जो नाम दिया जाता है कितने डिजिट में, उसमें पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट और चौथा डिजिट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। तो आप बताइए कि एक डिजिट आपको मिलेगा एंजाइम का और आप उससे उस एंजाइम के बारे में समझा पाएंगे। सही है बात या नहीं? लेकिन अभी 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर डिजिट हमसे पूछा जाएगा तो केवल क्लास का पूछा जा सकता है, क्योंकि हमें केवल 6 क्लासेस ही पढ़ाई गई हैं, सब क्लासेस हमारे सिलेबस में, तो 6 क्लासेस में पहला डिजिट हमें आता है। बोलो फर्दर सब क्लास और ये सब बोलो हायर स्टडीज में पढ़ा जाता है, और वो हम पढ़ लेंगे।
समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? बढ़े फिर आगे। यहां तो कोई दिक्कत क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर में? एक ही बात है, वो वाई लगाता हूं मैं, उसमें ए लग रहा है। अमेरिकन और ब्रिटिश का फर्क है इंग्लिश के अंदर, जैसे कलर लिखता है ना CLOUR और CLOR, है ना? तो कॉन्सेप्ट पे यार इंग्लिश थोड़ी सिखा रहा हूं तेरे को मैं, ठीक है बेटा? अच्छा चलो, और बताओ, ये डाउट नहीं थे। चलें आगे। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। पेज नंबर 156 पे आओ दोबारा फिर से। कि एंजाइम का एक्शन का नेचर क्या है, एंजाइम कैसे काम करता है, एंजाइम कैसे काम करता है, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। आप बताइए, एक एंजाइम को एक लाइन डायग्राम से समझा जा सकता है? तो आप बताइए कि भाई ये कोई एंजाइम है हमारे पास, और इस एंजाइम पर ये एक्टिव साइट्स हैं। क्या है ये? एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है। तो एंजाइम है, एंजाइम पर एक्टिव साइट है, और एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए रेडी है कौन? तो बोलो ये सबस्ट्रेट है, सही है। तो हमने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एंजाइम काम करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर जुड़े। और आप यहां बताइए कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर जुड़ेगा। और ये एंजाइम बोलो न्यूली फॉर्म एंजाइम है, जो अभी अभी राइबोसोम से बनकर आया है, नेसेंट, नया नया एंजाइम है जो अभी अभी बना है। सही है बात या नहीं? इसे नहीं पता कि मेरा सबस्ट्रेट कैसा होता है, इसे नहीं पता है कि मेरा सबस्ट्रेट कैसा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? नया नया आया है बेचारा अभी। सबस्ट्रेट इस पे आके जुड़ता है, सबस्ट्रेट जब इस पे आके जुड़ता है तो इसकी एक्टिव साइट के साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाता, लूज अटैच है, क्योंकि दोनों की शेप एक दूसरे के अल्टर नहीं कर रही। हाँ या ना? तो सबस्ट्रेट उसे इंड्यूस करता है कि यार तेरी शेप मेरे अकॉर्डिंग कर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि जो एंजाइम्स होते हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? तो बताएं कि अगर ये सबस्ट्रेट इसी एंजाइम का है, ये अगर इसी एंजाइम का है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आपको ये बताना है कि जो सबस्ट्रेट है उसकी बात ये एंजाइम मानेगा और अपनी शेप में चेंज लाएगा और बन जाएगा, बोलो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? फिर जैसे सबस्ट्रेट जुड़ा तो बोलो ये अपनी ट्रांजिशन स्टेट तक जाएगा, और ट्रांजिशन स्टेट तक जाएगा तो बोलो अब इससे बनेगा प्रोडक्ट। क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो बन गया है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन एंजाइम एक कैटालिस्ट है, बोलो ऐसा। तो खुद तो अनचेंज ही रहेगा वो, हाँ या ना? तो बोलो एंजाइम यहां से हो गया है फ्री, किसी दूसरे सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करने के लिए, और सबस्ट्रेट को भी उसने अलग कर, प्रोडक्ट को भी उसने अलग कर दिया कि भाई चलो। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बच्चा कहता है सर आप एरो यहां लाना था आपको, आप यहां ले आए। बोलो मैं सही जगह एरो लाया हूं। रीजन क्या है कि भाई पहली बार तो एंजाइम को नहीं पता था कि मेरा सबस्ट्रेट, अब तो पता चल ही गया ना। अब बार बार शेप थोड़ी बदलनी है, अब तो बस सबस्ट्रेट जुड़ेगा प्रोडक्ट बनेगा, सबस्ट्रेट जुड़ेगा प्रोडक्ट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तो टोटल कितने काम हुए? 4। एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जुड़ेगा, उससे दूसरा काम उसे इंड्यूस करेगा, शेप को अल्टर करके फिट होगा। तीसरा, ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करके प्रोडक्ट बनाएगा। चौथा, प्रोडक्ट और एंजाइम फ्री हो जाएंगे, और एंजाइम फ्री हो जाएगा किसी और सबस्ट्रेट को जोड़ने में। हाँ या ना? मैंने इसे बताया है डायग्राम बनाकर, एनसीईआरटी ने पढ़ाया थ्योरी में। पेज नंबर 157 पर 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। पहला पॉइंट पढ़ो। दूसरा पॉइंट पढ़ो।
तीसरा पॉइंट पढ़ो। और चौथा पॉइंट पढ़ो। क्लियर है? कोई डाउट? बढ़ू आगे। अब आप बताओ कि एनसीईआरटी पेज नंबर 156 पे नीचे नीचे देखो आप, एनसीईआरटी लिखती है ई प्लस एस। बोलो, ई स्टैंड फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट, कन्वर्ट्स इनटू ईएस, ईएस टू ईपी, एंड फाइनली ई एंड पी आर सेपरेट। हाँ या ना? लेकिन आप देखो बच्चे, फर्स्ट रिएक्शन में एरो डबल है, रिवर्सिबल है या नहीं है? क्यों? क्लियर कर दिया ना मैंने कहा कि अगर ये सबस्ट्रेट इसी एंजाइम का है तो टाइटली बाइंड होगा, वरना वो कहेगा कि भाई हटो। इसका मतलब आप फर्स्ट स्टेप में रिवर्स हो सकते हैं, आप फर्स्ट स्टेप में रिवर्स हो सकते हैं। सही है बात या नहीं? लेकिन उसके बाद अगर आप टाइट फिट हो गए हैं तो फिर तो आप प्रोडक्ट बन के निकलेंगे आगे। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल। कमलदीप कह रहे हैं कि भाई जो प्रोडक्ट है वो टाइटली बाउंड क्यों नहीं होता? तो आपको ये समझना है कि एंजाइम की एक्टिव साइट अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट होती है। कल भी बात हुई थी अपनी, क्रेविसेस और पॉकेट्स पर आकर सबस्ट्रेट फिट होता है, हाँ या ना? तो एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग होती है, प्रोडक्ट के नहीं। तो वो प्रोडक्ट के साथ क्यों बॉन्डिंग करेंगे टाइट? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? प्रोडक्ट तो उनको रिलीज करना है, क्योंकि एक्टिव साइट्स अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? आगे बढ़े। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्या है। बोलो, लास्ट टॉपिक बचा है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। तो फैक्टर वाला टॉपिक शुरू करते हैं अभी। 15 मिनट बाकी हैं। कल मान लो आपका 20 25 30 मिनट लगेंगे लास्ट, बस एंजाइम खत्म हो जाएगा और फिर हमने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट शुरू करेंगे कल फिजियोलॉजी में, ठीक है? मैक्सिमम 30 मिनट ऊपर जाएंगे, बस ज्यादा नहीं, ठीक है? और कल सैटरडे है तो हो सकता है कि मैं छुट्टी पे रहूं। क्लास मेरी नहीं लगी ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हो सकता है कि मैं छुट्टी पे रहूं, अभी कंफर्म नहीं है, शाम तक कंफर्म होगा, ठीक है ना? तो शेड्यूल आपको हो जाएगा। हालांकि मैंने उनको बोल रखा है कि मैं नहीं आऊंगा, पहले से प्री डिसाइडेड था, मुझे सैटरडे को जाना ही था, ठीक है ना? तो इसलिए तो अगर नहीं आऊंगा कल तो फिर अपने मंडे को शुरू करेंगे। तो टॉपिक यहीं से है, लास्ट टॉपिक बचा है एंजाइम्स में, इसको खत्म करते हैं। और यही वाला पोर्शन है सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चे के लिए, बाकी सब चीजें तो बच्चा समझ लेता है। और सीक्वेंस में ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि भाई उसको थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई चीजें मेरे को समझ आ रही हैं, ठीक है बात या नहीं? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, काम करेंगे, फिर फिजियोलॉजी को शुरू करेंगे अच्छे से। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात करें तो आप बताइए कि इसमें आपको फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो याद करना है उसका नाम है टेम्परेचर। क्या नाम है? तो आप बताइए, हमने ये बात कही थी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो टेम्परेचर अफेक्टिंग होते हैं, इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। एनसीईआरटी ने हमें ग्राफ के साथ पढ़ाया, एक्स एक्सिस पे बताया टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे बताई रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी, और ग्राफ जो बनाया वो कुछ ऐसा। दिख रहा है क्या? बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां रेंज अगर हम टेम्परेचर की देखें तो यहां पर एंजाइम जो है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी का मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर ऑप्टिमम है। लेकिन इधर लो और इधर हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचुरेट हो जाते हैं। यस और नो? एंजाइम का यहां क्या हो जाएगा? और लो टेम्परेचर पर एंजाइम या लेस एक्टिव हो जाते हैं। सही है बात या नहीं? मतलब ऑप्टिमम वाली लाइन से इधर तो टेम्परेचर लो है और ऑप्टिमम वाली लाइन से इधर, और हाई टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो जाते हैं। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? दूसरा क्या है कि बच्चे आपस में बातें करते हैं एनसीईआरटी को देख कर कि ग्राफ जो है वो सिंपल सा दिख रहा है आपको हवा में बना हुआ, तो कहते हैं अच्छा ये मिस प्रिंट, वो कहता है देखना देखना ग्राफ हवा में है लटका है, वो कहता है, दूसरा कहता है कि नहीं नहीं ये तो मिस प्रिंटिंग है, ग्राफ तो जीरो से शुरू होते हैं। तो आप बताइए ये ग्राफ जीरो से नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर एंजाइम काम ना भी करे ना तो भी इतना तो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा ही रहेगा।
समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि रिएक्शंस तो बिना एंजाइम के भी हो जाती हैं, इसलिए ग्राफ को थोड़ा हवा में बनाया गया, क्योंकि ये टेम्परेचर का इफेक्ट एंजाइम पर समझाया है कि अगर एंजाइम नहीं भी होगा तो इतनी रिएक्शन तो चलेगी चलेगी, हाँ या ना? हाँ, लेकिन बच्चे क्या इसको आपस में बातें करके ऐसे करते हैं कि भाई अच्छा ये ऐसे। क्लियर है ये बात आपको? आपको एक बात और बताता हूं, जैसे मान लो कोई एंजाइम है, आप बताइए कोई एंजाइम है, किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए आप, और उसके लिए 40 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है, ये आप बताइए उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, कैसा है? आप बताइए अभी ना टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो आप बताइए एंजाइम लेस एक्टिव है और वो अपनी मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी का केवल 10% परफॉर्म कर रहा है, 100% का केवल 10%, क्योंकि टेम्परेचर लो है, तो पूरी एफिशिएंसी के साथ टेम्परेचर पर काम नहीं कर पा रहा है कौन? एंजाइम, सही है। तो फिर आप बताइए हमने क्या किया, इसमें प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐड करके इसको 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो बताइए प्रोसेस भी कितना हो गया? जस्ट डबल। फिर आप बताइए कि हमने इसको टेम्परेचर को फिर से कितना कर दिया, 10% फिर से प्लस करके 30 डिग्री सेल्सियस, सही है। तो इस पर वर्क कितना हो गया? जस्ट डबल। सही है बात या नहीं? फिर हमने इसको क्या किया कि टेम्परेचर को फिर से प्लस 10 डिग्री सेल्सियस करके कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस, प्रोसेस हो गया 80, और फाइनली आप बताओ 42 डिग्री सेल्सियस तक आते आते ये 100% हो गया। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते गए आप, हाँ या ना? और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया, यस और नो? यस और नो? लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन पर 10 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ता गया ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, ये नहीं कि इसके बाद फिर से 10 डिग्री बढ़ा दो और 80% से 160% कर लो इसको, एंजाइम ही डीनेचुरेट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? कई तो ऐसे हैं बेचारे बड़ी मुश्किल से फंसे बैठे हैं कि कहां फंस गए इस मास्टर की क्लास में। हाँ सच बात है ये, कईयों को तो ये फील आ रहा है अंदर से कि भाई कहां आ गए, ये तो सोचा ही नहीं था हमने। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? क्योंकि सबसे हमने यही सुना था कि प्लांट फिजियोलॉजी सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, मैं प्लांट फिजियोलॉजी में पूरी बॉटनी बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। बस बात यह है कि कोविड में मैं वायरल प्लांट फिजियोलॉजी को लेकर हुआ था, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इसलिए वो क्या आ तो जाता है बच्चा कि यार बहुत बढ़िया होगा, मजा आ जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो हिलने ही नहीं देता है ना? तो कई तो बेचारे फंसे पर हर 10 मिनट बाद कभी सिर खुजला लेते हैं, कभी मुंह पे हाथ फेर लेते हैं। तो प्लीज बच्चे, ऐसा नहीं कि मेरे को बातें करना नहीं आता, सब कुछ करना जानता हूं, मैं भी इंसान हूं दूसरों की तरह, लेकिन मुझे पता है कि जितना टाइम मैं बातें करूंगा ना उतना मैं आपका टाइम खराब करूंगा, और मुझे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बातें करने के बजाय अगर बातें मैं ज्यादा सिलेबस की करूं तो बढ़िया है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? कई तो इस बात का वेट कर रहे होते हैं कि सर इधर उधर गर्दन घुमाए मैं उबासी लूं है ना सरदार जी? सही है। हाँ, फील तो ये करवा रहे हैं कि भाई मैं बहुत एक्टिव हूं, लेकिन वो वेट करते हैं कि भाई कब इधर उधर गर्दन हो सर की और एक बड़े सारे उबासी लें हम। तो ऐसा मत करिए प्लीज बच्चे, एक्टिव रहिए। सच बात है, फायदा आप लोगों का ही है इसमें। आज हो सकता है कि आपको ये जेल लगे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब आप अपना सब्जेक्ट अच्छा कर लेंगे तो यही पकड़ बनेगी आपकी एनसीईआरटी पर। और मैं हमेशा कहता हूं मैं साथ में एनसीईआरटी खुलवाता इसलिए हूं ताकि आप एनसीईआरटी के लिए फैमिलियर हो जाए। बच्चा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं समझता, वो कहता है बड़ी बोरियत लगती है, बोरियत अपने आप ही लगती है क्योंकि समझ नहीं आती। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? वही चीज है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप भी। वही एग्जाम्पल देता हूं बच्चों का कि मूवी देखते हो ना आप लोग, 3 घंटे देख लेते हो बैठ के, बच्चा पता क्या कहता है, नहीं नहीं सर उसमें इंटरेस्ट आता है। बिल्कुल गलत बात है, इंटरेस्ट उससे पता नहीं कितने गुना आपका ज्यादा है। मूवी की टिकट तो 200, 300, 500 की आती है, यहां तो हजारों देख के बैठे हो आप। तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट तो आपका उससे बहुत गुना ज्यादा है यहां पर, तभी आप बैठे हो, वरना नहीं आते। इंटरेस्ट तो है, बिना इंटरेस्ट के तो नहीं है, ये तो पक्का है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है समझने में। चीजें जब हमें समझ आ रही होती है तो हमें लगता है कि यार मजा आ गया,
और जब नहीं समझ आ रही होती तो बोरियत लगती है। इसलिए कोई भी मूवी जब रिलीज होती है तो पहले प्रोमो में उसके वो डायलॉग्स दिखाए जाते हैं जो मूवी में बार बार बोले जाएंगे, तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, आप वेट कर रहे होते हैं कि ये डायलॉग कब आएगा, अच्छा ये सीन तो प्रोमो में आया था। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इंटरेस्ट क्रिएट करवाते हैं आपका वो। और आपने क्या पहले से जो शब्द सुन रखे हैं वही बार बार जब आपके सामने आते हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि हाँ इसके प्रोमो में ये देखा था मैंने। वही चीज यहां पर है। एनसीईआरटी की लाइनें अगर पढ़ते टाइम आपको समझ आने लग गई तो यही एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। और अगर लाइनें पढ़ते पढ़ते अगर कहीं बीच में क्या आ गई प्रॉब्लम, तो फिर वो बोरियत में बदल जाता है। तो इसलिए काम मैं उसी पे कर रहा हूं कि आप एनसीईआरटी की लाइनें जब घर पे जाके पढ़ें खुद, तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगे, आपको लगे कि यार ये लाइन तो सर ने पढ़ा दी, अच्छा ये लाइन तो सर ने समझा दी, अच्छा ये ऐसे होता है। और जैसे जैसे आप देखते जाओ वैसे वैसे एनसीईआरटी कवर होती जाए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो उस पर काम करिए प्लीज, और बोरियत से बाहर आइए। मैं जब तुम्हें पढ़ा के बोर नहीं हो रहा, हाँ, और ये सेम लेक्चर दिन में 4 बार बोलूंगा मैं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, तो मेरे को कभी आप उबासी लेते हुए नहीं देखोगे, कभी मेरे को आप ऐसे नहीं देखोगे कि मैं मतलब ऐसे साइड में जाके दीवार का सहारा लेके खड़ा हूँ कि लो भाई तुम नोट कर लो। मेरे को करवाना ही नहीं, मैं ना नोट्स बनवाता हूँ, कंटिन्यू बोलता हूँ। समझ रहे मेरी बात है? ताकि मुझे देख के बच्चा थोड़ा एनर्जेटिक रहे। मैं एनर्जी में तो बच्चा एनर्जी में, आप एनर्जी में तो मैं डबल एनर्जी में। सिंपल चीज है। तो थोड़ा सा एक्टिव रखिए अपने आप को। तो आप बताइए, पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी? लेकिन टिल ऑप्टिमम बोलना है आपको, उससे आगे नहीं जाना। और ऑप्टिमम से अगर लगातार आप क्या करते जाओ, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करते जाओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन बोलो हाफ। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? इसे हम बोलते हैं जनरल रूल ऑफ थंब। पढ़ा था हमने, पेज नंबर 154 पे लाइन छुड़वाई है मैंने, कल ही बोला था मैंने आपसे। पेज नंबर 154, पेज नंबर, लास्ट लाइन है। ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट द रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ। सही है बात या नहीं? डिक्रीजेस बाय, फॉर द एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज इन, बोथ नहीं लिखा। हाँ, आप सोचो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, 10 बढ़ाया 10 कम किया, बताओ कितना चेंज किया? जीरो। बोथ करोगे तो फिर तो जीरो चेंज आया ना। या तो बढ़ाओ या कम करो, इसलिए इधर लिखा उसने। समझ रहे हैं बात या नहीं? बोलो, इसे Q10 कहते हैं और जनरली इसकी वैल्यू 2 होती है। मतलब अगर आप ऑप्टिमम की तरफ बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2, और मल्टीप्लाई बाय 2 से आप डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो अगर आप ऑप्टिमम से नीचे आ रहे हैं तब। और इसमें मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर के लिए थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स भी पढ़े थे हमने, याद है आपको? दूसरा जो इफेक्टिंग फैक्टर है उसका नाम क्या है बताइए? एंजाइम पीएच इफेक्टिव भी है, यस और नो? एक्स एक्सिस पर पीएच और वाई एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन। तो वही बताइए कि ये ग्राफ है। अगर पीएच कैसी है? ऑप्टिमम। पीएच कैसी है? तो ऑप्टिमम पीएच का मतलब हो गया कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहां ऑप्टिमम पीएच है। इधर पीएच लो है, इधर पीएच हाई है, और इधर वी मैक्सिमम है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एक बात और समझना, मान लो कोई एंजाइम है, वो कहता है कि भाई मैं ना 22 डिग्री सेल्सियस में बढ़िया काम करता हूं, तो आप बताओ वो 22.1 पे भी बढ़िया काम कर लेगा और 21.9 पे भी बढ़िया काम कर लेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन अगर ये 22 से 23 हो जाए या 22 से 21 हो जाए तो दिक्कत है। पॉइंट्स में इतनी दिक्कत, समझ पाए हैं बात? लेकिन पीएच सोचो, कोई एंजाइम है वो कहता है मैं 5 पीएच पे बढ़िया काम करता हूं, तो बोलो वो 5.1 पे उतना बढ़िया और 4.9 पे भी उतना बढ़िया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप बताइए कि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, एक छोटी रेंज, आप देखो ना, मैंने कहा 22 से 21 करोगे तो काम बढ़िया, तो 1 ही डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, लेकिन रेंज में प्रॉब्लम तो आई है, तो बड़ी रेंज भी नहीं है।
तो बोलो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच अफेक्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। पीएच और टेम्परेचर की नैरो रेंज एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, हाँ या ना। लेकिन अगर लैंग्वेज में हो वेरी नैरो, क्या हो, वेरी नैरो, तो वेरी नैरो रेंज ऑफ पीएच बताएंगे आप, क्योंकि ये तो पॉइंट्स में इफेक्ट कर रही है, हाँ या ना। नैरो भी आप बताओ सर, पीएच तो वेरी नैरो है, मैं कहता हूं जो वेरी नैरो, नैरो तो है ही नहीं, समझ आप मेरी बात। तो नैरो रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड पीएच क्या बोलेंगे, अफेक्ट द एंजाइमेटिक, अफेक्ट द एंजाइमेटिक, सही है बात या नहीं। और अगर लैंग्वेज आए वेरी नैरो, तो फिर क्या आंसर करोगे, क्या आंसर करोगे, बिल्कुल। तो ये जो फैक्टर्स हैं उनमें दो, टेम्परेचर और पीएच हो गया। कल यहीं से आगे शुरू करेंगे हम क्लास को, ठीक है, मिलते हैं।